हेलो स्टूडेंट्स, एमए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आपको आज हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अन्य प्रकार के बारे में बताने चल रहे हैं। इसके पहले हमने आपको काई स्क्वायर का कैलकुलेशन लगाया था और आपको दिखाया था लगा के और बताया था कि यह नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है। आज भी हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में मॉन विटनी यू टेस्ट के कैलकुलेशन को करेंगे। उसके कैलकुलेशन को लगाने से पहले इसके बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। जैसा कि हमने अभी कहा कि मॉन विटनी यू टेस्ट एक प्रकार की नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है और इसके द्वारा जो समूह लिए जाते हैं उनके प्राप्तांकों के बीच अंतर की सार्थकता की जांच की जाती है। इसके लिए दो समूह लेते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि यह टी टेस्ट के ही लगभग समान दिखती है। फर्क यह है कि टी टेस्ट एक पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स टेस्ट है, जबकि ये मॉन विटनी टेस्ट जो है यह नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स टेस्ट है। प्राचल और अप्राचल सांख्यिकी के अंतर को आप जानते ही होंगे। अब हम आपको मॉन विटनी यू टेस्ट के बारे में यह बताने चल रहे हैं कि रेबर और रेबर 2001 ने इसके लिए क्या कहा है। रेबर और रेबर 2001 ने लिखा है कि मॉन विटनी यू टेस्ट is one of the most powerful of the non-parametric tests, often used in place of t-test where the assumptions of parametric test are not met। यानी जहाँ पर कि पैरामेट्रिक टेस्ट के एसेम्पशन जो हैं, अभिधारणाएं हैं, वह पूरी नहीं हो पाती हैं, वहाँ पर हम इस टेस्ट का उपयोग करते हैं। रेबर और रेबर के ही शब्द परिभाषा को बिल्कुल हिंदी में आप सुन लीजिए कि मॉन विटनी यू परीक्षण एक ऐसा शक्तिशाली अप्राचलिक परीक्षण है जिसका उपयोग कहाँ करते हैं? टी टेस्ट के स्थान पर किया जाता है, यानी जबकि पैरामेट्रिक टेस्ट के एसम्पशन जो हैं, अभिधारणाएं जो हैं, वह पूरे नहीं हो पाती हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो मॉन विटनी टेस्ट है इसकी मुख्य अभिधारणाएं या शर्तें क्या हैं। मॉन विटनी यू टेस्ट का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दो स्वतंत्र समूह यानी इंडिपेंडेंट ग्रुप्स की जो सैंपल होते हैं वह उनके अंतर की सार्थकता की जांच की जाती है। जब हमारा उद्देश्य लिए गए दो स्वतंत्र समूहों या स्वतंत्र सैंपल्स के बीच अंतर की सार्थकता को निर्धारित करना होता है, तो इस तरह से हम यहाँ पर यू टेस्ट का यूज़ करते हैं। यानी यू टेस्ट असहसंबंधित समूहों या माध्यों के बीच अंतर की सार्थकता की जांच करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। और जब दो सहसंबंधित समूहों या मीन के बीच अंतर की सार्थकता की जांच के लिए हमको प्राचल सांख्यिकी में हम टी टेस्ट का उपयोग
करती हैं वहाँ पर यू टेस्ट का उपयोग करना सही नहीं होता है। इसके अलावा यू टेस्ट के उपयोग के लिए एक शर्त, असम्पशन या अभिधारणा यह भी है कि दोनों समूह जो हैं अनमैच्ड हों, यानी एक समान न हो। दोनों समूहों जब अनमैच्ड होते हैं, जब दो समूह असमरूप होते हैं, तो ऐसे में उनके मीन के बीच अंतर की सार्थकता की जांच करने के लिए यू टेस्ट का उपयोग किया जाता है। किंतु जब समूह मैच्ड हों, यानी उनके मीन जो है मैच्ड हों और इसके बीच अंतर की सार्थकता की जांच करनी हो, तो वहाँ पर हम यू टेस्ट का उपयोग न करके हमको टी टेस्ट का उपयोग करना चाहिए। ऐसा चैपलिन ने भी कहा है कि असमान समूहों के मीन के बीच अंतर की सार्थकता के लिए यू टेस्ट एक अप्राचलिक परीक्षण है जिसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यू टेस्ट का उपयोग वहाँ करना चाहिए जहाँ यह जांच करनी हो कि दोनों सैंपल जो हैं अनियमित यानी रैंडमली अनियत यादृच्छिक रूप से एक ही जनसंख्या से लिए गए हों। आपको पता है कि रैंडम ग्रुप सैम्पलिंग जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है और इसमें कई तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। तो समूह जो हैं जो लिए गए हों वह दोनों, पहली बात रैंडमली और दूसरा एक ही जनसंख्या से लिए गए हों। यू टेस्ट का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ केवल दो समूहों या सैंपल के बीच अंतर की सार्थकता की जांच करनी हो। किंतु जब समूह दो से अधिक होती हैं तो ऐसे में यू टेस्ट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। रेबर एंड ड्रेबर 2001 ने भी ये लिखा है कि जब दो से अधिक सैंपल या समूह होते हैं तो इस परीक्षण के विस्तार का उपयोग, जब दो से अधिक प्रतिदर्श या समूह होते हैं तो इस परीक्षण के विस्तार का उपयोग किया जाता है जिसे व्हिटनी विस्तार कहते हैं। यानी इसमें आगे के स्टेप या अलग स्टेप का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं अन्य शर्त की। यू टेस्ट की एक असम्पशन यह भी है कि इसका उपयोग तभी किया जा सकता है जबकि जो आंकड़े दिए गए हैं उनके रैंक या कोटियां हों अथवा दिए गए प्राप्तांक इस प्रकार के हों, या तो रैंक या कोटियों में हो जैसा कि रैंक डिफरेंस में हम देखते हैं, या फिर ऐसे हों, इस स्वरूप के हों कि उनको हम रैंक या कोटियां दे सकें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसे आंकड़े जिनको रैंक या कोटियां नहीं दे सकते हैं वहां हम यू टेस्ट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यू टेस्ट का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ N1 और N2 बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं। क्योंकि N1 और N2 छोटे होते हैं तो इसका उपयोग करना आसान होता है, सरल होता है, लेकिन N1 और N2 बड़े होने पर इसका उपयोग प्रायः
नहीं करना चाहिए। इसके साथ एक चीज और आपको बता दें कि इसमें यह जरूरी नहीं है कि N1 और N2 बराबर हों। जैसा कि अभी हम आगे आपको सवाल लगवाएंगे, न्यूमेरिकल लगवाएंगे, तो आपको दिखाएंगे कि हमने जो लिया है इस कोर्स वह इक्वल नहीं है। अब इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। मॉन विटनी यू टेस्ट वहाँ पर बहुत अधिक उपयोगी है, या इसकी उपयोगिता तब बढ़ जाती है जबकि दो ऐसे सैंपल के बीच, ऐसे समूहों के सैंपल के बीच अंतर की सार्थकता जाननी हो जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, सामान्य वितरण की अभिधारणा पर आधारित नहीं होती हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होता है तो इसके लिए यू टेस्ट का उपयोग करना ही उचित होता है। इसके अलावा जब दो असमान, अनमैच्ड अथवा स्वतंत्र समूहों के मीन के बीच अंतर की सार्थकता की जांच करनी हो तो यू टेस्ट सबसे अधिक उपयोगी सांख्यिकी टेस्ट है या सांख्यिकी परीक्षण है। यू परीक्षण की उपयोगिता यह भी है कि जब दिए गए आंकड़े कोटि या श्रेणियों के रूप में होते हैं तब उनके बीच अंतर की सार्थकता जानने के लिए सबसे उपयुक्त टेस्ट यू टेस्ट ही होता है। और यू टेस्ट तब अधिक उपयोगी हो जाता है जब दोनों समूह के आकार छोटे होते हैं, यानी जो दोनों सैंपल हमने लिया है वह छोटे आकार का होता है, तो वहाँ पर हमको मध्यमानों के बीच अंतर की जांच करने के लिए यू टेस्ट अधिक उपयोगी होता है। इस परीक्षण से यह भी फायदा होता है कि यह एक इजी नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है और इससे कम समय में ही अंतर की जांच करना आसान होता है। हम आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं अभी आगे, और इसमें आपको देखेंगे कि हम U1 और U2 की जांच करते हैं। हम कैलकुलेशन बताते बताते आपको इसकी गणना के सारे चरण भी बताते चल रहे हैं, लेकिन इसके पहले एक सामान्य जानकारी आपको दे दें। अभी हम आपको वीडियो के जरिए इसको दिखाएंगे भी, और यह हमने सवाल जो है एक बुक से लिया है और उसको हम स्टेप वाइज इसलिए सॉल्व करते चल रहे हैं कि आप इस समय खाली समय में इस वीडियो को देखकर स्टूडेंट्स अपनी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकें। कई बार हम पहले ही सोचने लगते हैं पता नहीं हमको आएगा नहीं आएगा, तो इसीलिए हमने आपको स्टेप वाइज एक एक चरण, एक एक कैलकुलेशन करते हुए दिखाया है। और पेन है, पेपर है, हाथ है, कभी कभी चलते चलते हम बोल कुछ रहे हैं, हमारा हाथ चल जाता है कुछ, उसको भी हमने काट के आपके सामने सुधारा है कि यह नेचुरल चीज है जिसे कि अक्सर हमसे ऐसा हो जाता है जो कि होना नहीं चाहिए, और इसके कारण कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो सकता है। तो स्टेप वाइज हम आपको पहले थोड़ा इसके बारे में बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको जब वीडियो दिखा रहे हैं उसके पहले हम आपको बता दें कि हमने दो समूह लिए हैं, दोनों के n छोटे हैं, यानी एक में 7 है और एक में 9 है। अब हम आपको इसके कुछ स्टेप्स की जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले दोनों समूह के जो प्राप्तांक हैं उसका टोटल कर लिया जाता है, n को गिन लिया जाता है। फिर
दोनों के लिए रैंकिंग का कॉलम बनाया जाता है, R1 और R2 का। अब लेकिन जब हम रैंक देते हैं, रैंक वैसे ही देते हैं जैसे हम रैंक ऑर्डर में देते हैं। बस फर्क इतना है कि सबसे छोटे को सबसे पहली रैंक देते हैं, और साथ ही साथ इसको किसी एक ग्रुप में छोटा बड़ा नहीं देखते हैं। हम कोई भी अंक उसको दोनों ग्रुप में देखते हैं। और ये अभी आप कैलकुलेशन में ध्यान देंगे कि हमने ऐसा ही किया है, और जिस ग्रुप का वह अंक होगा उसके सामने उसकी रैंकिंग लिख देंगे। लेकिन अंकों को असेंडिंग ऑर्डर में देखने का काम हम दोनों ग्रुप के अनुसार ही करते हैं। इसके पश्चात हम R1 और R2 देने का कार्य करते हैं। जहाँ कहीं भी एक समान अंक आते हैं, वहाँ पर हम रैंकिंग का औसत या एवरेज निकालकर रैंक देते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाएंगे कि हमारे रैंकिंग के समय तीसरे चौथे पर एक समान संख्या थी, तो हमने तीसरे और चौथे दोनों को जोड़ा, 7 आया, उसको 2 से भाग दिया और 3.5 3.5 दोनों जगह पर लिखा जहाँ पर कि वह समान संख्या थी। इसके बाद हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, और दो फॉर्मूले यूज़ करते हैं, U1 और U2। U1 और U2 फॉर्मूले का यूज़ हमने आपको बकायदा वीडियो में दिखाया है। और इसके बाद U2 की जांच करते हैं, और दोनों में से U1 और U2 में से जो कम होता है उसे ही हम U की वैल्यू मानते हैं। और इसके लिए सार्थकता की जांच करने के लिए हम तालिका से अपने उत्तर को देखते हैं, और उस आधार पर हम देखते हैं कि समूहों के मध्य अंतर है या नहीं। अगर समूहों के मध्य अंतर होगा तो नल हाइपोथेसिस अस्वीकृत हो जाएगी, और समूहों के मध्य अंतर नहीं होगा तो नल हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो जाएगी। इट मीन्स समूहों में अंतर नहीं है और शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है। तो आइए अब हम कैलकुलेशन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम आपको मॉन विटनी यू टेस्ट का अब कैलकुलेशन बताने चल रहे हैं। इसके पहले हमने आपको इसकी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताया। सबसे पहले दो टाइप के दो ग्रुप के स्कोर हैं, एक्स और वाई। सबसे पहला काम हम N1 यानी 1 2 3 4 5 6 7, N2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये इक्वल नहीं है। अब हम सिग्मा N1 और सिग्मा N2 यानी समेशन N1 समेशन N2 यानी इसका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए हम इन सब को ऐड कर देते हैं। 10 17 18 22 25 30, 4 + 5 5 6 7 70। अब हम इसी तरह दूसरे वाले को भी ऐड कर लेते हैं, और इसका टोटल आ रहा है 115।
इसके बाद हम इसकी रैंकिंग देना शुरू करते हैं, यानी थर्ड स्टेप पे चलते हैं। R1 R2 जैसे हम रैंकिंग का मेथड यूज़ किए थे कोरिलेशन में, लेकिन उसमें और इसमें एक डिफरेंस है। रैंकिंग देते समय हम ध्यान रखते हैं, इसके पहले जब आपने कोरिलेशन में रैंकिंग दी थी तो रैंक डिफरेंस मेथड का यूज़ किया था, तो आप अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग रैंकिंग करते हैं। इसमें हम R1 और R2 का कॉलम जरूर बनाए हैं, लेकिन रैंकिंग करते समय हम यह ध्यान देंगे कि दोनों ग्रुप में कौन सा स्कोर सबसे छोटा है। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े के क्रम में हम दोनों ग्रुप के स्कोरों को देखते हुए जो रैंक होगी उसको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों ग्रुप मिला के पहली जो रैंक है वह 4 को जाती है, यानी R1 के आगे हम 4 के सामने 1 लिख देते हैं। अब दोनों मिला के हम देखते हैं, दूसरा 5 जो है R2 में है। अब हम देख रहे हैं कि 6 जो है वह दोनों ग्रुप में है। कैसे हम 6 को रैंक देंगे यह हम आपको बता रहे हैं। हमने देखा कि 6 जो है वह थर्ड और फोर्थ दोनों प्लेस पे है, तो रैंक्स का एवरेज निकाल देंगे 3 + 4 अपॉन 2, यानी 7 अपॉन 2, यानी 3.5। अब दोनों 6 के सामने हम लिखेंगे 3.5 और यहाँ भी हमने लिखा 3.5। अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि कौन सा नंबर किस ग्रुप में है। इस तरह से हम रैंकिंग शुरू करते हैं और हमने 1 2 3 4 5 6 7 तक की रैंकिंग कर ली है। अब हम आगे चलते हैं और अगली रैंकिंग हम करते हैं। देखते हैं कि 11 जो है हमारा 8 पर, 11 के बाद हम देखते हैं कि 13 जो है वह 9 पर, 14 10 पर और 15 जो है वह 11 और 12। तो हम कैसे करेंगे? 11 + 12 अपॉन 2, यानी 23 अपॉन 2, 11.5, यानी 15 के लिए हमने दिया 11.5 और इधर 15 के सामने हमने लिखा 11.5, यानी 12 तक रैंकिंग हो गई। अब हम देखते हैं अगला जो है हमारी रैंक वह है 16, यानी 15 के बाद 16 है, तो 12 तक हो गई। ये हो गया 13, 17 हो गया 14, 19 हो गया 15 और 20 हो गया 16। अब हम इन दोनों रैंक्स का टोटल कर। अब हम सबसे पहले R1 का टोटल करेंगे और R2 का टोटल करते हैं। R1 का टोटल करने पर हम देखते हैं
समीशन R1, इसका टोटल आता है 48.0 समीशन R1। अब हम टोटल करते हैं R2 का, और इसका टोटल करने पर हम पाते हैं 88। इस तरह से यहाँ तक हमने क्या किया, सबसे पहले रैंकिंग का कार्य किया, और यह रैंकिंग करने के लिए हमने दोनों ग्रुप को एक साथ देखते हुए जिस ग्रुप में वो रैंक पड़ती है उसके सामने रैंकिंग प्रोवाइड करने का काम किया। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों ग्रुप मिला के 7 + 9 यानी 16 था, और हमारी रैंकिंग भी 16 तक गई है, यानी हमने किसी नंबर को छोड़ा नहीं है, ये रैंकिंग 16 तक हमारी सही है। इसके बाद हमने रैंकिंग का टोटल किया। पहले टोटल जो आया है वो 48 है, और दूसरे का टोटल जो है वह है 88। अब हमने यहाँ तक के कार्य को सही किया है या नहीं, इसके लिए हम एक चेकिंग का कार्य करते हैं, और इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, समेशन R1 प्लस समेशन R2 इक्वल टू n n1 n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2। तो हमने देखा कि हमारा समेशन R1 है 48 प्लस 88, यानी 8 8 16 8 4 12 136। अब हम इधर चलते हैं, n इक्वल टू जो n है हमारा 7 + 9 16 प्लस 16 प्लस 1 16 ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर 16 प्लस 1 अपॉन 2, यानी ये हो गया 16 × 17 अपॉन 2, यानी 136। यानी हम देख रहे हैं कि जो R1 R2 का ये टोटल है और यह दोनों इक्वल है, यानी यहाँ तक का हमारा स्टेप सही है। अब हम U के फॉर्मूले पर चलते हैं। U के फॉर्मूले के लिए हम U1 और U2 दोनों का कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसके आधार पर हम अपनी गणना करते हैं, सार्थकता की जांच करते हैं। तो U1 इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस, सॉरी स्टूडेंट्स, एक मिनट, ये U1 इक्वल टू N1 N2 प्लस N1 N N1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस समेशन R1। अब इसी तरह U2
N1 N2 plus N2 N2 plus 1 अपॉन 2, गलत हो जा रहा है, माइनस समेशन R2। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की ओर और पहले U1 और तब U2 की कैलकुलेशन करते हैं। U1 में N1 है हमारा 7, N2 है 9, यानी 7 इंटू 9 प्लस जो N1 है वह है 7, ब्रैकेट के अंदर N1 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस समेशन R1 यानी 48। ये हुआ 7 इंटू 9 63 प्लस ये 7 प्लस 1 8 7 56 अपॉन 2 माइनस 48 यानी 63। 56 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 4 28 माइनस 48 तो ये होता है हमारा 63 प्लस 28 यानी 91 माइनस 48 इक्वल टू 11 माइनस 8 3 and 8 minus 4 U1 43। अब हम U2 कैलकुलेट करते हैं। U2 के लिए जैसे हमने पहले किया था 7 इंटू 9 प्लस अब हम N1 की जगह N2 लेके चलेंगे 9 ब्रैकेट में 9 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस समेशन R2 यानी 88। ये जो हमारा पहले दूसरे वाले रैंक का टोटल था। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू 9 इक्वल टू 63 प्लस 9 प्लस 1 10 अपॉन 2 माइनस 88
8 यानी 63 प्लस 9 इंटू 10 अपॉन 2 माइनस 88। 9 इंटू 10 यानी 90 अपॉन 2 माइनस 88। 63 प्लस 45 माइनस 88 यानी 13 माइनस 5 5 3 8 और 6 4 10। 108 माइनस 88 ये आया U2 इक्वल टू 20। अब हम देखते हैं कि यह मान हमें सही मिला है या नहीं। इसके लिए एक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। U2 इक्वल टू N1 N2 माइनस U1। अब हम देखते हैं कि U2 इक्वल टू 7 इंटू 9 माइनस U1 की जो वैल्यू आई थी वह थी 43। U1 की वैल्यू 43 हमने पाई थी। अब हम 7 इंटू 9 माइनस 43। 7 इंटू 9 यानी 63 माइनस 43 इक्वल टू 20। हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू में है कि यहाँ तक हमने अपने स्टेप की पूरी जांच कर ली और अब हम तालिका की सहायता से यह देखते हैं कि जो दोनों समूह लिए गए थे इनमें अंतर सार्थक है या नहीं। तो U के लिए जो टेबल बुक्स में दी गई है आप उससे किसी भी लेवल पर अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। यहाँ पर 0.2 लेवल पर हमने देखा कि हमारा जो उत्तर है उसमें अंतर सार्थक होने के लिए 9 या उससे कम होना चाहिए। स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होइएगा। अब तक हम जो तालिका देखते थे उससे अधिक होने पर अंतर सार्थक होता था। अब हम कह रहे हैं कि कम होने पर अंतर सार्थक होगा। अभी हमने इसके बारे में जो आपको थ्योरी बताई है उसके बारे में ध्यान दीजिएगा। तो हम देख रहे हैं कि 0.2 पर अंतर सार्थक होने के लिए 9 या इससे कम होना चाहिए और हमारी U की वैल्यू 20 है। अतः हम कह सकते हैं कि अंतर सार्थक नहीं है। शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है, सेलेक्ट होती है और ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। एक बार हम पुनः आपको स्टेप वाइज पूरा न्यूमेरिकल फिर से दिखाते हैं। सबसे पहले X और Y दो ग्रुप हैं। इनको काउंट कर N1 और काउंट करके N2 ज्ञात कर लेते हैं। इसके पश्चात N1 यानी टोटल निकालते हैं समीशन ऑफ पहले ग्रुप का। समीशन ऑफ X जो है वो N1 का टोटल है। फिर हमने Y को पूरा टोटल किया और N2 का टोटल यहाँ लिखा। इसके बाद रैंकिंग देने का काम किया। रैंकिंग देने के लिए हमने दोनों ग्रुप्स को एक साथ ऑब्जर्व किया।
और यह देखा कि दोनों ग्रुप में देखते हुए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और उसको R1 और R2 हमने 2 कॉलम बनाए हैं। तो जिस ग्रुप में सबसे छोटी संख्या है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे, तो सबसे छोटी संख्या के सामने हमने 1 लिखा। इस तरह से हमने रैंकिंग प्रोवाइड की और हमने आपको बताया जहाँ कहीं भी एक संख्या 2 बार आई, वह किस नंबर पर आती है, इसका एवरेज रैंक निकालकर हम रैंक प्रोवाइड कर देते हैं। एवरेज रैंक निकालने के बाद हम दोनों ग्रुप या उसी ग्रुप में अगर 2 बार है तो उस संख्या को वह रैंक प्रोवाइड करने के बाद हम नेक्स्ट रैंक पर चलते हैं। इस तरह से हमारा R1 और R2 में अंतिम रैंक उतनी ही होगी जितना कि N1 और N2 का टोटल है, यानी 9 + 7 16, और हमारी अंतिम रैंक गई है 16 की। इसके बाद हमने R1 का टोटल निकाल लिया और R2 का टोटल निकाल लिया। R1 R2 का टोटल निकालने के पश्चात हम U का मान ज्ञात करते हैं, और उसके पहले हमने देखा कि R1 और R2 का जो हमने निकाला था टोटल, वह सही है या नहीं है। इसके लिए हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने आंसर को चेक किया था, 136 और 136। अब हम चल रहे हैं U1 निकालने के लिए। हमने N1 N2 प्लस N1 ब्रैकेट में N1 प्लस 1/2 माइनस सिग्मा R1। U2 में सिर्फ और सिर्फ जो N1 की जगह पर N2 हो जाएगा, यानी N1 N2 प्लस N2, फिर N2 प्लस 1/2 माइनस सिग्मा R2। इस तरह से हमने U1 की वैल्यू निकाल ली, और U1 हमने देखा कि हमारा 43 आया। इसके बाद हमने U2 की वैल्यू निकाली, और U2 की वैल्यू निकाली, और इसमें हमने U2 का मान 20 पाया, और 20 हमने पाया। फिर हमने U2 को चेक किया, और जो छोटा मान होता है, यानी यह 20, पहला 43 था, दूसरा 20, तो 20 के मान से हम U की तालिका देखते हैं, और इसमें अंतर सार्थक होने के लिए तालिका के मान से हमारा उत्तर कम होना चाहिए। तो 9 आना था। छोटे या कम वैल्यू से ही हम तालिका को देखते हैं और सिग्निफिकेंट लेवल की जांच करते हैं। जांच करने पर हम पा रहे हैं कि तालिका में अगर जो 0.2 पर मिला है मान, अगर हमारा उत्तर 9 या इससे कम होता तो अंतर सार्थक होता, लेकिन हमारा आंसर 20 है, तो हम कह सकते हैं कि लिए गए दोनों समूहों के मध्य अंतर सार्थक नहीं है। अगर है भी तो वह आकस्मिक या संयोगजन्य है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, और शून्य परिकल्पना सेलेक्ट होती है, समूहों में अंतर सार्थक नहीं है।